जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरित चैनल में स्वागत है। आज का विषय है मार्च के महीने में वृश्चिक राशि का राशिफल, ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे ये शुरू करूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए, ग्रहों की स्थिति तो मैं आपको यह चार्ट से दिखा रहा हूं। इसमें देखें कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जो सप्तम भाव में राहु के साथ बैठे हैं। अब मंगल जब राहु के साथ होते हैं तो एक अंगारक योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के हैं और एक बहुत ही ऊर्जा पैदा होती है इनसे। इसका मतलब क्या है? वो ये है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत है और अब वाद विवाद में ना पड़े कहीं भी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है, आपके पूरे व्यक्तित्व को असर कर सकते हैं। छठे भाव के भी स्वामी है, तो कोई ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि आपके कोई ना कोई क्रोध करने से आपकी खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रख के चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे राहु और मंगल, इन पर गुरु की दृष्टि भी है और ये टेक्निकल फील्ड में बहुत सहायता भी देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही देते हैं, फायदा भी देते हैं। सिर्फ ये है कि आप इन बातों का ध्यान रखें तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव सिद्ध हो सकते हैं। धन भाव की बात करें तो यहाँ पर है गुरु स्वामी है और साथ ही में पंचम भाव के भी स्वामी है। गुरु की स्थिति कुछ ऐसी है कि तीसरे भाव में शनि और बुध के साथ है। अब बुध यहाँ पर जो है वो एक वैसे तो हम इनको बुध को अच्छा ग्रह गिनते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होने की वजह से एक इनका जो वास्तविक वो जो है वो क्रूर ग्रहों की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि इनकी जो स्वामित्व की वजह से ये अच्छे नहीं गिने जाएंगे इसमें। इसलिए जब भी बुध, शनि और उनके गुरु के भी परिणाम को भी प्रभावित करेंगे, लेकिन 11 तारीख को ये चौथे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ी स्थिति में सुधार आएगा। इस बात का आप ध्यान रख के चलें। तीसरे घर में जो कि शनि की अपनी ही राशि है, शनि यहीं पे बैठे हैं मकर राशि में, ये भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि क्रूर ग्रह तीसरे घर में अच्छे परिणाम देते हैं। आपकी पराक्रम का भाव है, कार्य क्षमता आपकी बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। आप अगर कोई यात्रा करते हैं अपने कार्य सिलसिले में तो उसमें आप सफलता पाएंगे। तो इस तरीके के परिणाम देते हैं। चौथे घर के स्वामी वो भी शनि ही है और अपने ही घर में बैठे हैं, तो चौथे घर के भी परिणाम इनकी वजह से अच्छे ही मिलने वाले हैं। हाँ, ये है कि यहाँ पर सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जो कि सूर्य 15 तारीख तक हैं और शुक्र 17 तारीख तक हैं। तो और ये सूर्य जो है ये दशम भाव के स्वामी है और उनकी दृष्टि भी है अपने भाव पर, तो आपके कार्य क्षेत्र को भी मजबूती दे रहे हैं। 15 तारीख के बाद जब ये पंचम भाव में शिफ्ट हो जाएंगे तब जाके सूर्य का प्रभाव कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कमी देगा। अदरवाइज चौथे घर के जो परिणाम हैं वो आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी रहती है चौथे घर में। एक तो ये बली होते हैं यहाँ पर और आपको सब सुख सुविधाएं देते हैं, क्योंकि ये सुख का ही घर है
माँ के सुख का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, सभी में आपको सहायता देते हैं। और शुक्र आरोही भी है, अपनी ऊंच की राशि की तरफ जा रहे हैं और 17 तारीख को ये अपनी मीन राशि ऊंच की राशि में आ जाएंगे, तो और भी अच्छे परिणाम देंगे। खासकर उन लोगों को जो क्रिएटिव फील्ड में है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मीडिया में, एक्टिंग लाइन में जो लोग हैं उनको बहुत लाभ देंगे। तो इस तरीके के ये स्थिति बनाते हैं। अब बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव के भी स्वामी जैसे मैंने बताया मंगल ही है, जो सप्तम भाव में बैठे हैं। आपको शत्रुओं से तो जरूर बचाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि आप क्रोध पर नियंत्रण करें। ये बार बार कहूंगा, क्रोध पर नियंत्रण करें, वाद विवाद में ना पड़े, तो ये महीना आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध तीसरे घर में बैठे हैं शनि और गुरु के साथ। वहां से चौथे घर में आ जाएंगे 11 तारीख को। तो कुल मिलाकर जो इनके स्वामित्व की वजह से, क्योंकि इन्हें अच्छे ग्रह नहीं कहते, इस वजह से ये जिस घर में भी बैठेंगे थोड़ी सी वहां पर दिक्कतें पैदा करते हैं। भाग्य स्थान की बात करें तो चंद्र स्वामी हैं और एकादश भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, महीने के शुरू में लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं। चंद्र वैसे तो 2.25 दिन ही रहते हैं एक राशि में, और ये जो है सिवाय एक अष्टम और द्वादश भाव में बाकी सब जगह सामान्य या उससे अधिक अच्छे परिणाम ही देते हैं। और क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह माने गए हैं और आपको दूरगामी यात्राएं देते हैं, आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ाते हैं और आपके कार्यों में तेजी लाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए इनका गोचर भी अच्छा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं। जैसे मैंने बताया 15 तारीख तक सूर्य अपनी राशि को देख रहे हैं। आपको अपने जितने भी सीनियर लोग हैं या सरकारी कोई कामों में हैं, आपको सहायता मिलने वाली है। 15 तारीख के बाद ये पंचम भाव में शिफ्ट होंगे। उसके बाद थोड़ी सी परिणामों में कमी आ सकती है, क्योंकि ये दशम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो इस तरीके के ये परिणाम आपको मिलेंगे। एकादश भाव के स्वामी बुध हैं। अब बुध जैसे कि लाभ स्थान के मालिक हैं और इनकी स्थिति क्योंकि अष्टम भाव के भी हैं और एकादश के भी हैं, तो मिले जुले से परिणाम देंगे आपको। चौथे घर में आके आपको लाभ थोड़ा सा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। एकादश भाव की बात करें तो शुक्र स्वामी है, शुक्र चौथे में होंगे और उसके बाद पंचम में जाएंगे। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। जो लोग विदेश से जुड़े काम कर रहे हैं उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। तो ये था कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों का गोचर। और अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान का विवरण देके आप समस्या का समाधान ले सकते हैं। बाकी एक चीज और कहूंगा कि अपने जीवन में अब सुधार लाने के लिए, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, कई तरीके के परीक्षा देनी पड़ती है, कई तरीके की समस्याएं ऐसी आती हैं जिनसे निपटने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर हम अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता को नियमित से पढ़ लें इसको, तो क्योंकि ये भगवान कृष्ण की मुख से दिए गए प्रवचन जो हैं इसमें, उनको अगर ध्यान से सुने तो हमारा जीवन काफी अच्छा सुधर सकता है और हर समस्या का हमें हल मिल सकता है। तो ऐसा ही एक श्लोक है गीता का जो 6ठे अध्याय का है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये है, यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्राणास्यामि सच में न प्राणास्यति। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हर वस्तु में और हर व्यक्ति में मुझे देखता है, वो व्यक्ति मेरी भी नजरों से कभी दूर नहीं होता। तो कितना गहरा मतलब है इसका। आप अगर इसको ध्यान से देखें
तो आपको समझ आएगा। और इसलिए बोलता हूँ कि आप नियमित रोज अगर इसको पढ़ें तो आपकी हर समस्या का समाधान इसमें मिल सकता है। धन्यवाद।